जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सार्जेंट ज़ॉम्बीज़ का मजाक उड़ा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सारे ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके ठीक पीछे मौत खामोशी से उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी हंसी उसी वक्त गायब हो गई। उसे देखकर सार्जेंट भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता। वो किसी बुत की तरह अपनी जगह पर जम गया है। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो बस कांपती आंखों से उस ज़ॉम्बी को देखता रहता है। सार्जेंट फुसफुसाते हुए कहता है, ये मुमकिन नहीं है, इतना बड़ा। वो ज़ॉम्बी एक भयानक रोर करता है, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठता है। ज़ॉम्बी अपना भारी भरकम हाथ हवा में उठाता है और एक विशाल फिस्ट बनाकर पूरी ताकत के साथ सार्जेंट की ओर दे मारता है। चारों तरफ धूल का गुब्बारा फैल उठता है। शोर सुनकर कैप्टन उस जगह पर आती है। वो ज़ॉम्बी कैप्टन को देखकर अब कैप्टन को अपना निशाना बनाता है। वो एक के बाद एक अपने विशाल हाथों से हमला करता है। कैप्टन उसके जानलेवा वारों से बाल बाल बचती हैं। दूर खड़े सैनिक इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके माथे पर पसीना है और बंदूकें कांप रही हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है, ये क्या बला है? क्या इस पर गोलियों का भी असर होगा? लगातार हमलों से बचते हुए कैप्टन चतुराई से पीछे हटती हैं और फिसलते हुए सीधे प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंच जाती हैं। वो हाँफ रही हैं, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी उस ज़ॉम्बी पर टिकी हैं। कैप्टन प्रोटैगनिस्ट से बोलती है, ये कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं है। इसे मलबे ने और भी जहरीला और ताकतवर बना दिया है। हमें मिलकर वार करना होगा। कैप्टन चिल्लाते हुए अपने सोल्जरों से बोलती है, सब एक साथ, इसके आंखों और गर्दन पर निशाना लगाओ। फायर! कैप्टन का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स अपनी बंदूकें तान देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है, लेकिन उनके गोलियों का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। एक सोल्जर हैरानी से कहता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। गोलियां इसके शरीर के पार जा रही हैं, पर इसे दर्द तक नहीं हो रहा। वो विशालकाय ज़ॉम्बी एक भयानक दहाड़ मारता है और भारी कदमों से सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि कोई समझ पाए, वो अपना विशाल हाथ हवा में लहराते हुए एक जोरदार स्लैप मारता है। उस एक प्रहार के इम्पैक्ट से सामने खड़े सोल्जर्स के शरीर खिलौनों की तरह टुकड़ों में बिखर जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खून ही बचता है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर किसी तरह बच जाता है, लेकिन अपने साथियों की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो पसीने से तरबतर है। वो कांपती आवाज में कहता है, सब मारे गए, हम इसे नहीं हरा सकते। ज़ॉम्बी अब उस अकेले बचे सैनिक की ओर मुड़ता है। वो उसे भी मसलने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में ऊंचे उठाता है। ऐसा लगता है जैसे अब उस सोल्जर का अंत निश्चित है। अचानक कहीं से एक भारी बैग उड़ता हुआ आता है और सीधे ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोर से लगता है। ज़ॉम्बी का संतुलन बिगड़ता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन बिजली की तेजी से लपकती हैं और उस सोल्जर को खींचकर ज़ॉम्बी की पहुंच से बाहर ले आती हैं। वो उसे एक सुरक्षित कोने में पटकती हैं। कैप्टन गुस्से से भरी हुई हैं। वो सोल्जर का कॉलर पकड़ती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाती हैं, अगर मरना ही है तो लड़कर मरो। डरकर घुटने टेकने के लिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी है, समझ आया? सोल्जर कांपते हुए पर हिम्मत जुटाकर कहता है, जी कैप्टन। कैप्टन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो कुछ पल के लिए शांत होती हैं और कुछ सोचती हैं। फिर वो पीछे मुड़कर दूर बने बैरिकेड्स की तरफ देखती हैं। फिर कैप्टन सबकी ओर मुड़कर कहती हैं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सब के सब मेरे पीछे आओ, अभी। प्रोटैगनिस्ट कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है और उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। कैप्टन, रुक जाओ, हम वहां नहीं जा सकते। पर कैप्टन उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है, चुप रहो, बहस का समय नहीं है, जैसा कहा है वैसा करो। भागते हुए प्रोटैगनिस्ट की नज़र अपनी बेटी दामी पर पड़ती है। दामी उसके साथ ही अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो बुरी तरह हाँफ रही है और डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अपनी बेटी को यूं डरता देख प्रोटैगनिस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका खून खौल उठता है। तभी प्रोटैगनिस्ट गुस्से के साथ उस विशालकाय ज़ॉम्बी की तरफ मुड़ता है। दौड़ते हुए उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध है। वो अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने हाथ में समेट लेता है और एक वज्र जैसा मुक्का कस लेता है। वो सीधे उस ज़ॉम्बी से टकराने के लिए रफ्तार बढ़ा देता है। दूसरी तरफ कैप्टन तेजी से मॉल की ओर बढ़ रही हैं। वो प्रोटैगनिस्ट और बाकी टीम को सुरक्षित मानकर आगे बढ़ रही हैं। दौड़ते हुए उनके मन में केवल एक ही चिंता है, मॉल में छिपे रिफ्यूजी की सुरक्षा। उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि नायक उनके पीछे नहीं है। कैप्टन दौड़ते हुए मन में सोचती है, एक बार हम मॉल के अंदर सुरक्षित पहुंच जाएं, फिर हमें इस ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। बस थोड़ा और फासला है। कैप्टन अपनी मंजिल ए मार्ट मॉल के सुरक्षित घेरे में पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनका दिल बैठ जाता है।
मॉल के अंदर भारी तादाद में रिफ्यूजी भरे हुए हैं। हवा में डर की गंध है। मॉल के कोने कोने में लोग दुबके हुए हैं। इनमें कई छोटे बच्चे भी हैं जो बाहर हो रहे धमाकों और ज़ॉम्बी की भयानक दहाड़ को सुनकर बुरी तरह सहम गए हैं। बच्चे रो रहे हैं। उनकी सिसकियां पूरे मॉल में गूंज रही हैं। वे सभी जानते हैं कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। डरे हुए शरणार्थियों और रोते हुए बच्चों के बीच कैप्टन एक चट्टान की तरह आकर खड़ी हो जाती है। उनकी उपस्थिति मात्र से शोर थोड़ा कम होता है। कैप्टन मजबूत आवाज में बोलती है, घबराओ मत, जब तक हम यहाँ हैं वो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा। अपनी हिम्मत बनाए रखो। भीड़ को संभालने के बाद कैप्टन की नज़र अचानक दामी पर पड़ती है। वो सहमी हुई खड़ी है। कैप्टन उसके करीब जाती है और बोलती है, दामी, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? दामी रुआंसी आवाज में कहती है, डैड तो पीछे ही रह गए। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया था। ये सुनते ही कैप्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो जाता है। वो समझ जाती हैं कि नायक ने उनके आदेश की अनदेखी की है। कैप्टन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, पर उसने ऐसा क्यों किया? दामी, तुम्हारे डैड किस तरफ गए हैं? दामी कांपते हाथों से एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बताती है, डैड उस दिशा में गए हैं। जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनती है, उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो दिशा तो सीधे उस मलबे की ओर जाती है जहां वो विशालकाय ज़ॉम्बी खड़ा है। वो शौक होते हुए बोलती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसी दिशा में तो वो ज़ॉम्बी है। वो पागल अकेले उससे लड़ने चला गया। कैप्टन के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। वो जानती हैं कि नायक अकेले उस पहाड़ जैसे ज़ॉम्बी के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। सीन फिर से प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाता है। वो भागते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ता है, जैसे कोई विशाल हैमर तैयार कर रहा हो। हवा में उछलते हुए वो अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। हीरो बोलता है, ये मेरी बेटी को डराने की कीमत है। वो हवा से सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर अपने दोनों हाथों से फुल फोर्स के साथ प्रहार करता है। वो विशालकाय ज़ॉम्बी, जिसे गोलियां भी नहीं रोक पाई थीं, प्रोटैगनिस्ट के सिर्फ एक वार से बेजान हो जाता है। उसकी गर्दन टूट जाती है और वो किसी सूखे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। तभी धूल छटती है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा है, उसकी सांसें भारी हैं और उसके हाथों से ज़ॉम्बी का काला गाढ़ा खून टपक रहा है। मॉल के गेट पर खड़ी कैप्टन, सार्जेंट और बाकी सैनिक इस मंजर को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। कैप्टन हैरानी से बोलती है, ये नामुमकिन है। एक ही वार में उसने उसे मार दिया। मॉल के अंदर मौजूद शरणार्थी भी खिड़कियों से ये नज़ारा देख रहे थे। प्रोटैगनिस्ट का उग्र रूप देखकर वे राहत से ज्यादा खौफ में हैं। एक पिता अपनी छोटी बेटी की आंखों पर अपना हाथ रख देता है ताकि वो खून खराबे का ये भयानक मंजर ना देख सके। ज़ॉम्बी का विशाल शरीर बेजान पड़ा है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपने चेहरे पर लगे ज़ॉम्बी के खून को पोंछता है। उसकी आंखों में अब भी वही तीव्रता है जो किसी भी दुश्मन को राख कर दे। वो एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक पिता की तरह खड़ा है। उस जगह में अब एक भारी सन्नाटा होता है। कैप्टन अभी भी वहीं खड़ी हैं। उनके हाथ में उनकी राइफल कसकर पकड़ी हुई है, लेकिन वो पूरी तरह स्पीचलेस है। जिस मॉन्स्टर को पूरी बटालियन मिलकर नहीं हिला पाई, उसे हीरो ने अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया। कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। वहीं पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस मरे हुए विशालकाय ज़ॉम्बी के शरीर के ठीक सामने खड़ा है। उसका शरीर खून से लथपथ है, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में एक गजब का बैडएस एटीट्यूड और आत्मविश्वास है। प्रोटैगनिस्ट का ये शांत और खतरनाक रूप देखकर कैप्टन का अगला रिएक्शन क्या होगा? क्या वे उसे सल्यूट करेंगी या उसकी इस शक्ति पर सवाल उठाएंगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से वो मंजर सामने, चीखें धुआं और आग, किस ओर जाऊं किस राह पर